Good morning, everybody. In atomic structure, today we have to discuss about the Bohr model part 2. कल हमने बोर मॉडल के कुछ पॉस्टुलेट डिस्कस किए थे और उसमें हमने ये पाया था कि हमारा जो MVR जो एंगुलर मोमेंटम है MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है परिक्रमा कक्ष, तो वो एंगुलर मोमेंटम से उसको डिनोट हमने किया था। और हाइड्रोजन इसकी जब रेडियस की बात आई थी, द वैल्यू ऑफ द आर दैट इज इक्वल टू द n स्क्वायर, n इज द KLMN एंड हियर इट इज द कांस्टेंट 52.9, राइट। ये पिकोमीटर में है r का मान, तो r को आप डिटरमाइन करेंगे तो उसमें n के लिए इसका उपयोग करें कि ये कौन से ऊर्जा कक्ष के लिए आप निकाल रहे हैं। और जब एनर्जी कंसेप्ट आया था अर्थात ई एनर्जी, तो एनर्जी जो है वो हमारा RH और अपॉन n स्क्वायर, ये एनर्जी कंसेप्ट था हाइड्रोजन एटम के लिए 1/n स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं। और इसकी वैल्यू जो है ना वो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो ये हमारी ये स्टडी रही कि हमने उसमें किस तरह से इसको डिटरमाइन किया है। अब n अगर इन्फिनाइट पे होता है तो एनर्जी जो होती है वो जीरो हो जाती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि n इज इक्वल टू इन्फिनाइट, परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन को अनंत स्थान पे ले लिया जाए तो उस समय जो हमारी ऊर्जा है, ठीक है, E, ये बिकेम दी जीरो। तो उस स्थिति में E का मान जो है ना वो जीरो हो जाता है, ऊर्जा जो है ना वो शून्य स्थिति में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक में है तो उसका जो ऊर्जा है उसका मान अधिक वाली स्थिति में बन गया। अब अगर हम हाइड्रोजन परमाणु को छोड़ गए और बाकी सब की त्रिज्या की बात करें, ये रेडियस है ना हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जब आप देखेंगे तो ये 52.9 अपॉन द Z, राइट, इंटू n स्क्वायर, ये हमारा रेडियस का है। लेकिन ये कब है? अदर देन द हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z का मान हो गया 1। जब ये 1 हो गया तो हमारा सीधा फॉर्मूला ये आ गया था। लेकिन जब अदर एटम की बात करेंगे तो हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो Z की कुछ वैल्यू होगी, तो उस समय आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से ऊर्जा के मान को देखिए, तो ऊर्जा हमारी एनर्जी जो है वो अब स्थिति में हो जाएगी कि 2.18, ये माइनस में ध्यान रखिए हमेशा, इंटू 10⁻⁻18, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और ये Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये जूल में है। तो हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी स्थिति में आपको ये इक्वेशन को देखना पड़ेगा। और हाइड्रोजन के लिए हमारा ये वैल्यू होगी क्योंकि Z इज इक्वल टू हाइड्रोजन 1 होता है। तो ये दो जो हमारी है फॉर्मूला, ये एटम के अंदर ऊर्जा और उसकी रेडियस के कैलकुलेशन के लिए उपयोग में आएगा। तो बड़ी सिंपल इक्वेशन है। आपको यहाँ पे जैसे लिथियम के लिए पूछा जाए, ठीक है ना, तो लिथियम के लिए पहले आप हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, तो Z इज इक्वल टू 3 हो गया। अब लिथियम के कौन से ऊर्जा कक्ष की ऊर्जा निकालनी है आपको? नंबर 2 पे निकालना है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। वो नंबर 2 की ऊर्जा का मान आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। तो ये बोर का ये जो पॉस्टुलेट है, ये नंबर जो आपका 4th पॉस्टुलेट, इसमें रेडियस और एनर्जी को डिटरमाइन किया गया, कैलकुलेट किया गया कि हम नाभिक के चारों ओर जो भिन्न भिन्न ऊर्जा खंड हैं, उन भिन्न भिन्न ऊर्जा खंडों की जो एनर्जी सेगमेंट्स हैं उनकी रेडियस क्या है और उन ऊर्जा खंडों की ऊर्जा का मान क्या है, एनर्जी का कैलकुलेशन क्या है। तो ये दोनों फॉर्मूले इस पॉस्टुलेट 4 से हमारे पास में आए हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना भी कर सकते हैं। वेग की गणना, अब एक वेलोसिटी रह गई। अब वेलोसिटी इसलिए है, वैसे देखिए इलेक्ट्रॉन का मास सबका इक्वल होता है, नेगेटिव चार्ज कूलाम के अंदर वो इक्वल होता है,
लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है mvr, ये जो वेलोसिटी है ये अलग अलग ऊर्जा कक्षों के लिए n का मान जब वेरिएट होगा तो v का मान भी वेरिएट होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ये पता लगाया गया कि जैसे जैसे n का मान इंक्रीज होता है तो वेग का मान घटता है। ठीक है, अगर हमारा n जो है वो इंक्रीज हो तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो परिक्रमा कक्ष में जिसमें वो मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, तो उस गति का मान कम होगा। तो इसके द्वारा भी हम v के मान को पता कर सकते हैं। mr यहाँ पे हो जाएगा, जैसे अगर हम इसी इक्वेशन में देखते हैं तो v इजिकल टू जो है वो NH अपॉन 2 पाई और ये हो जाएगा आपका mr। तो वेलोसिटी से डिटरमाइन करें तो ये इस n पे डिपेंड हो गया। ये सब सारे कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का ये भी ये पर्टिकुलर एनर्जी के लिए r का मान कांस्टेंट हो गया, तो v जो है ना वो इजिकल टू क्या हुआ n अपॉन r। देखिए मास तो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट हो गया, h कांस्टेंट हो गया। तब ऐसी स्थिति में हमारा जो रिलेशन है इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि v जो है वो प्रोपोर्शनल टू दी n अपॉन r, अर्थात रेडियस के तो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल और n के हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जब बढ़ेगा तो ये आपको घटने की स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर जब v का मान आएगा तो यहाँ इस स्थिति में ये देखना पड़ेगा कि वो उसकी एनर्जी क्या है, और एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। तो एंगुलर मोमेंटम भी आपके नेगेटिव पॉजिटिव में इसको आप रीड कर सकते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो वो नेगेटिव वैल्यू के अंदर होगा। H परमाणु द्वारा उत्सर्जित EMR लैम्डा और न्यू। अब इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु से वो एमिट हुए। जब ये एमिट हुए तो उस समय ये जो रेडिएशन हुआ, अर्थात इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, विकिरण के रूप में, तो ये जो विकिरण के रूप में हुआ तो उस विकिरण का लैम्डा और उसकी जो आवृत्ति न्यू है ये क्या होगी। और कल आपको ये बताया था कि वास्तव में अगर हम देखा जाए तो ये जो स्थिति है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कब करता है, जब वो अपने उच्च ऊर्जा क्षेत्र से वापस निम्न ऊर्जा क्षेत्र की ओर अर्थात ग्राउंड स्टेट में आता है। तो ग्राउंड स्टेट में आते समय वो अलग अलग ऊर्जा खंडों से होके आएगा, तो फिर एमिशन हमारी एनर्जी जो है वो भी अलग अलग होगी। इसको हम अलग अलग होगी, अलग अलग ऊर्जा एन के बढ़ने पर, तो हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा ई फाइनल है अर्थात डेल्टा ई, ये डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा, ये फाइनल अर्थात अंतिम ऊर्जा कक्ष, और ये इनिशियल, ठीक है, ये आई का मतलब यहाँ पे इनिशियल से है। तो ये इसके ग्राउंड स्टेट है और ये इसके वो अंतिम ऊर्जा अवस्था में है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो हमारे डेल्टा ई, और यही रेडिएशन जो है ना वो एमिट किए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि जैसे डेल्टा ई का लैम्डा और इसकी जो वो आपके फ्रीक्वेंसी है उसको आप किस तरह से डिटरमाइन करें, दोनों ऊर्जा इसका आपने ये देखा। तो अब हम इस फ्री एनर्जी कंसेप्ट को इससे जोड़ देते हैं और ये हम अब देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ ये R और E अर्थात ऊर्जा, ये दो इक्वेशन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तब हम कहेंगे कि जो हमारा डेल्टा E है ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस R। अब क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम को सैंपल मानते हुए इसकी स्टडी कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये इसके फाइनल, ठीक है ना, माइनस, इसको आप ब्रैकेट में इस तरह से बंद कर लीजिएगा, RH अपॉन n स्क्वायर इनिशियल, ठीक है। ये लगभग रिकवर्ड आपने जो रिडबर्ग वाली जो इक्वेशन पढ़ी थी उसको वैल्यू आ गई कि 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, ये 1 अपॉन n स्क्वायर। तो 1 अपॉन n स्क्वायर ये जो अंतिम ऊर्जा स्थिति में है वो आपके इनिशियल ऊर्जा स्थिति के अंदर होता है I, ठीक है ना।
अब इसी के अंदर आप जब हाइड्रोजन इक्वेशन की बात करें, सीधा इसको जोड़ देते हैं हम रेड बल वाले में, तो जो न्यू है वो डिटरमाइन कैसे हो जाएगी कि डेल्टा ई अपॉन एच। क्यों हो गई? क्योंकि हम ये जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो आप न्यू को पता करेंगे तो आप इसको डिटरमाइन इस प्रकार से कर सकते हैं, ये आवर्ती ऊर्जा की। ठीक है, अब E का मान जो है ना वो आप इसमें पुटअप कर दीजिए। ये E का मान इस E के अंदर आप पुटअप कर देते हैं, तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो आगे क्या बन जाएगी? ये सब बोहर का 5वां पोस्टुलेट है जिसमें हम भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर की अध्ययन कर रहे हैं। तब उस स्थिति में E के मान को अगर इसमें प्रमोट कर दिया जाए तो उस स्थिति में हमें कहेंगे कि हमारा हाइड्रोजन रेडबर्ग कांस्टेंट अपॉन दी H, ठीक है, और ये 1 अपॉन n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर, ये हाइड्रोजन एटम की पुटअप हो गया वैल्यूज। और जब इन्हीं को आप इसमें रेडबर्ग कांस्टेंट में इसको जब इनकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, राइट, अपॉन ये प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये इन दोनों का कांस्टेंट हो गया, राइट। उसके बाद फिर आपका एज इट इज इक्वेशन आ जाएगी यही वाली, इसमें 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ एन स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो इसको हम आगे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है न्यू के लिए, वो है 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15, ये कांस्टेंट आ गया एन आई का स्क्वायर माइनस एन एफ का स्क्वायर। तो ये कौन सा, अब हमें तो केवल न्यू को जानने के लिए क्या ऊर्जा कक्ष की संख्या मालूम होनी चाहिए कि वो ग्राउंड स्टेट में किस ऊर्जा का था, ऊर्जा स्तर में था, और अंत में वो कौन से ऊर्जा स्तर में पहुंचा। बस ये दो वैल्यूज पता हो तो हम फिर आवृत्ति उसकी ज्ञात कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिट रेडिएशन। ये जो हमारा रेडिएशन एमिट हुआ था उस एमिट रेडिएशन की जो है न्यू है वो इसमें ज्ञात की जा सकती है। अब इसी को न्यू को अगर हम तरंग संख्या में बदलें, तरंग संख्या का मतलब होता है न्यू बार, इसमें आप बार लगा दीजिए, ये आपका वेव नंबर हो जाएगा। और वेव नंबर जो है ना वो इस प्रकार से लिखा जाता है, हाइड्रोजन एटम को सैंपल मानते हुए HC, और ये 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर फाइनल, ठीक है। अब इसी वैल्यू को आप इसमें पुटअप कर दीजिएगा H और C की वैल्यू को, तब हमारा जो न्यू बार है, ठीक है ना, ये न्यू बार ये अब बन जाएगा 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 अपॉन ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है, और ये 1 अपॉन इनिशियल, और ये n जो है हमारा फाइनल, ये इक्वेशन बन गई। तो 3 से इसको डिवाइड करके और आप न्यू बार अर्थात संख्या निकाल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जब अवशोषण होता है ऊर्जा का, जब अवशोषण हो तो उस समय इसकी नेचर क्या होगी, तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होती है तो उस स्थिति में ये NF जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन दी NI, ये रिलेशन होगा, ठीक है। और जब ये एनर्जी जो है वो एमिट हो, एमिशन ऑफ द एनर्जी हो, उस समय ये उल्टा हो जाएगा, अर्थात NI इज ग्रेटर देन दी NF। तो ये N इनिशियल और N फाइनल जो है वो आपको इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो वो ध्यान रखना पड़ेगा, उस सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात न्यू जो बार जो तरंग संख्या है
वो अवशोषण के लिए आप निकाल रहे हैं तो Na पहले लिखा जाएगा और Ni बाद में। और अगर न्यू बार अगर आप उत्सर्जन के लिए निकाल रहे हैं, एमिशन के लिए, तो फिर आपको यही फॉर्मूला रखना होगा। तो इस तरह से बोर ने जो है वो परमाणु के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा जो है उस ऊर्जा को उन्होंने ये कैलकुलेट किया है अवशोषण के अंदर, क्योंकि ये फिर एनर्जी हमारी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जब उत्सर्जन होगा तो एनर्जी नेगेटिव में आ जाएगी, राइट। अब बोर मॉडल की जो है वो सीमाएं क्या थी, ये बोर मॉडल का कंसेप्ट पूरा हुआ और इसमें आपने रेडियस, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम वगैरह सब देखे हैं। अब इसके जो लिमिटेशन क्या क्या है, तो ये स्पेक्ट्रम में द्विक रेखा की व्याख्या नहीं होती है, जो हमारे डबल लेयर्ड है, अर्थात जो एक सिंगल लाइन है वो वास्तव में डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर में थी। तो अब ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर क्यों बनी, उसका आंसर जो है वो बोर नहीं दे पाए। दूसरा कि जो बाहरी तत्व है ये केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए है, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ करके अगर हम अन्य तत्वों के परमाणु की बात करें तो बोर मॉडल जो है पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं होता है। अर्थात बोर मॉडल केवल मात्र हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही सैंपल का काम करता है। नंबर 3 कि चुंबकीय क्षेत्र में रेखा का विपाटन, अर्थात जब एमिशन स्पेक्ट्रम की स्टडी हम एक मैग्नेटिक फील्ड बना करके स्टडी करते हैं तो जो हमें एमिशन स्पेक्ट्रम की जो लाइंस प्राप्त हुई है, स्पेक्ट्रम लाइन, ये स्पेक्ट्रम लाइन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में दे विल अगेन डिवाइड, स्प्लिट अप, उनका फिर से स्प्लिटिंग हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ये फिर वापस से इनका स्प्लिटिंग क्यों हुआ, जबकि हमने उसको प्रिज्म में से भी पास नहीं किया था, हमने केवल एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। उसको हम बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। ये जीमैन जो है ना वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात का अध्ययन किया था। तो जीमैन इफेक्ट क्यों होता है, इसी तरह से स्टार्क इफेक्ट होता है। स्टार्क इफेक्ट में आपने किया गया कि एमिशन जो हमारी लाइंस बनी हैं उसको आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखने पर उन रेखाओं का पुनः विपाटन हो जाता है, दे विल अगेन स्प्लिट अप। तो वो स्प्लिटिंग क्यों हुआ, ये स्टार इफेक्ट। तो जीमैन और स्टार इफेक्ट का जो आंसर है ये बोर के पास में नहीं था, ये एक बड़ी कमी है। और उसके बाद में आपके हैं कि ये जो आपके जो केमिकल बॉन्ड हैं वो अणु में व्याख्या नहीं होती, अर्थात इसी कंसेप्ट का अगर हम मॉलिक्यूलर फ्रेम में लेते हैं तो वहाँ पर जो है ये इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में तो कर लेंगे, लेकिन हाइड्रोजन का अगर अणु बन गया तो उस अणु के ऊपर ये सब बातें जो है वो लागू नहीं होती। तो ये भी बोर में एक कमी आ गई। तो ये 4 कमियां इस बोर मॉडल की कहलाएगी।